अगर आप बोर्ड पेपर क्लास 10th विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो देख के केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, लघु उत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री के विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10, तो 100% यही आएगा परीक्षा में, मैं गारंटी लेता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले कई वर्षों में आए हुए हैं, और टोटल 5 क्वेश्चन बताऊंगा। कितने? 5 क्वेश्चन। और ये 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनको आप तैयार करेंगे। ट्रस्ट करें, केमिस्ट्री में अगर इन पांचों को तैयार कर लिए तो इनमें से ही कई क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके विज्ञान पेपर में जरूर आएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, जो केमिस्ट्री पूरी पार्ट है उसके हैं, सारे चैप्टर से मिलाकर मैंने लिए हैं जो प्रमुख हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है संक्षारण पर टिप्पणी लिखो। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। संक्षारण पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखने को या संक्षारण को परिभाषित कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड पेपर विज्ञान के पेपर में बनेंगे। तो देखो उत्तर इसको देख लो। वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी धीमी अभिक्रिया के द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है। संक्षारण क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें धातु जो है वो वायु या ऑक्सीजन की, नमी या अन्य रसायनों से धीमी धीमी अभिक्रिया के द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। आपने लोहा देखा होगा, और लोहा जो है उसको खुला में छोड़ दो तो धीरे धीरे थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें जंग लगना प्रारंभ हो गया, तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और उसका भार जो है वो कम हो जाता है। ये प्रक्रिया जो है वो संक्षारण की ही प्रक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखो, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है किसका? संक्षारण का। आपने देखा होगा लोहे पे जंग, जिसे गाँव में मूर्छा भी कहते हैं, लग जाता है। देखो चांदी पर काली परत, चांदी जो है वो काली काली हो जाती है, उस पर काली परत जो है वो जम जाती है, तो ये संक्षारण का उदाहरण है। चांदी पर काली परत का जमना और लोहे पर जंग लगना। तो आई होप आप संक्षारण पर टिप्पणी लिख देंगे, उसका उदाहरण जो है वो भी आप लिख के आएंगे अपने बोर्ड पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है तो। बहुत ही आसान है, इतना ही आपको लिख के आना है, और 2 से 3 नंबर में जो क्वेश्चन बनेगा फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, धोने के सोडे का 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। धोने का जो सोडा है उसका प्रमुख उपयोग क्या है वो आप लिख के आएंगे, आपके बोर्ड पेपर में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। धोने के सोडे के 2 प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे। देन पहला लिखेंगे, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। धोने का जो सोडा है उसका उपयोग क्या किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता, जो जल है उसकी अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है, जिसे धामन सोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, किसका? धोने के सोडा का। तो ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग देखो, सोडियम कार्बोनेट। देखो धोने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन आदि उद्योगों में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, उसका उपयोग कांच के फैक्ट्री में, साबुन के फैक्ट्री में आदि के उद्योगों में भी किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए कि धोने के सोडा के जो 2 प्रमुख उपयोग हैं वो कौन कौन से हैं। पहला उपयोग, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन आदि उद्योगों में किया जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्या है उसको आप समझ लेंगे। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्या है क्वेश्चन? आयनिक यौगिकों का गलनांक जो है वो उच्च क्यों होता है? उत्तर देखो, आयनिक यौगिक अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता। जो आयनिक यौगिक है वो अणु के रूप में विद्यमान जो है वो नहीं होता, बल्कि धनावेशित एवं ऋणावेशित आयनों के संग्रह के रूप में होता है। जो आयनिक यौगिक होता है वो अणु के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में जो है वो विद्यमान नहीं होता है, बल्कि यह धनावेशित एवं ऋण आवेशित आयनों के रूप में जो है वो संग्रह के रूप में होता है, जो शक्तिशाली स्थिर विद्युत बल से जुड़े होते हैं। और ये जो धनावेशित और ऋणावेशित आयन होते हैं, आयन के संग्रह होता है, वो शक्तिशाली स्थिर विद्युत बल से जो है वो जुड़ा रहता है, ठीक है। यही कारण है कि इन आयनों के बीच, यही कारण है, ये जो कारण क्या है आपने समझ लिया कि जो आयनिक यौगिक है वो अणु के रूप में विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि धनावेशित एवं ऋणावेशित आयनों के संग्रह के रूप में होते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और ये शक्तिशाली स्थिर विद्युत बल से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि इन आयनों के बीच इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और जो ये आकर्षण बल लग जाता है संग्रह के रूप में, जो धनावेशित और ऋणावेशित शक्तिशाली हो जाते हैं, तो इसको
इन आयनों के बीच का जो आकर्षण है, आकर्षण बल है, उसको तोड़ने के लिए हमें उच्च तापमान की जो आवश्यकता है वो होती है। ठीक है, अतः इसका गलनांक भी उच्च होता है। इसलिए जब आयनिक यौगिक है उसको आकर्षण से, उसके बीच जो आयनों का आकर्षण होता है उसको उस बल को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, उच्च तापमान की आवश्यकता हमें होती है। अतः जो आयनिक यौगिकों का गलनांक होता है वो उच्च होता है। तो आई होप आप समझ गए कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है। तो आपने 3 क्वेश्चन जो है वो समझ लिए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आइए हम देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। देखो चौथा क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन तो बनता है हर साल बोर्ड पेपर में। तो देखो सजातीय श्रेणी की परिभाषा आप देंगे, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो। क्या होता है, जब कार्बनिक यौगिक का जो सामान्य अणुसूत्र है व क्रियात्मक समूह है वो समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, जब कार्बनिक यौगिकों का जो सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह है वो समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर्गत से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। एक श्रेणी का निर्माण होता है, उसे ही हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो आई होप आप सजातीय श्रेणी की जो डिफिनेशन है वो समझ गए। ठीक है, जब कार्बनिक यौगिकों का जो सामान्य अणुसूत्र है वह क्रियात्मक समूह समान हो और इन्हें अणुभार 14 के अंतर्गत घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वो एक श्रेणी का निर्माण करते हैं और उसे ही हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनेशन है किसकी, सजातीय श्रेणी की। ठीक है, तो आई होप आप सजातीय श्रेणी की परिभाषा जो है वो आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो CH4 मीथेन जो है वो सजातीय श्रेणी का ही उदाहरण है और C2H6 एथेन जो है वो भी सजातीय श्रेणी का ही उदाहरण है। तो आई होप आप सजातीय श्रेणी की परिभाषा जो है वो समझ गए। सजातीय श्रेणी की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है और अब की बार भी आने की संभावना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस सजातीय श्रेणी की परिभाषा को अच्छे से समझ लेंगे और लिख कर तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखो कोई भी टॉपिक को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका अगर मैं बताऊं तो उसको लिख कर याद करो। लिखोगे एक बार, फिर पढ़ोगे, फिर लिखोगे, फिर पढ़ोगे। इस तरीके से 1-2 बार करने से ये अच्छे से याद हो जाते हैं कोई भी वो टॉपिक हो। देखो 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, अब की बार भी आने की संभावना है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना आ सकता है आपके बोर्ड पेपर में। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 थे उनको लेकर आया हूं। तो 4 अभी तक आपने समझ लिया, नेक्स्ट 5वां देखो क्या है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर देखेंगे, साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। जो साबुन होते हैं वो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो है वो साबुन कहलाते हैं। आई होप आप समझ गए कि साबुन कौन कहलाते हैं, साबुन की डिफिनेशन क्या है। अगर साबुन की डिफिनेशन आप लिख देंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि साबुन का डिफिनेशन लिखिए। देन आप साबुन का डिफिनेशन लिख देंगे कि जो साबुन होते हैं वो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण तथा ये जो है वो साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तंतु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH, ठीक है, द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं ये आप समझ गए। साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। जिस प्रक्रिया से साबुन जो है उसका निर्माण होता है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, वही प्रक्रिया हमारी साबुनीकरण जो है वो कहलाती है। तो आई होप आप साबुनीकरण समझ गए, साबुन क्या है और साबुन बनने की जो प्रक्रिया है वही साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि साबुन बनने की जो प्रक्रिया है वही साबुनीकरण कहलाती है। तो ये 5 जो क्वेश्चन थे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में इन 5 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन जो है वो आपकी बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। देन आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है और अपनी तैयारी क्लास 10 साइंस की बेहतर ढंग से करना है। अगर आपने अभी तक क्लास 10 साइंस की तैयारी अच्छे से नहीं की, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा किसका, साइंस का। तो आप वहां से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। आप अगर बेल आइकन को प्रेस करते हैं देन आपके पास वीडियो जो है वो ऑलरेडी पहुंच जाएंगी जब भी मैं अपलोड करूंगा और उसको देखकर आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है।